Hello friends, today we will discuss about ninth class NCERT Geography chapter number 3 and name of this chapter is अपवाह यानी ड्रेनेज बहाव। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। जैसे ये कोई मुख्य रिवर है, ये कोई एक मेन रिवर है, अब कई छोटी छोटी धाराएं आकर इसमें मिल जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ से ये इस तरह से, और इन सभी धाराओं का जल इस मुख्य रिवर में जाएगा। तो ये जो एक तंत्र बन रहा है ना, इस तंत्र को कहते हैं अपवाह तंत्र। बाद में इसका निकास किसी बड़ी झील या समुद्र जैसे महासागरों में जाकर ये नदी गिर जाएगी। इस नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र पर्वत या ऊंचे उच्च भाग के दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करती हैं और एक उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखो, जैसे एक नदी जा रही है और बीच में कोई कठोर क्षेत्र पड़ा, कोई पर्वत पड़ा, कोई भी कठोर स्थान पड़ा, वहाँ से वो धारा दो धाराओं में बढ़ जाएगी। नदी है जो धारा ए और धारा बी, तो बीच का जो जिसने ये धारा को विभाजक किया है ना, जो जल विभाजक रेखा है, उसे जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजोन रिवर है, अमेजोन नदी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजोन नदी। इसके बाद भारत में जो अपवाह तंत्र है, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के आधार पर होता है। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जो नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। क्योंकि ये दोनों भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। अब हिमालय की जो नदियाँ हैं वो अधिकतर बारहमासी होती हैं, यानी कि साल के 12 महीने बहती हैं। वो इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम या बर्फ़ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय पे जो बर्फ़ पिघलती है ना, उससे भी इन नदियों को पानी प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। अब गॉर्ज क्या होते हैं? देखो, ये जो आकृति दिखाई दे रही है ना, साइड में पर्वत है, साइड में पर्वत है और बीच में से एक नदी निकल रही है। ये रही, ये एक नदी आ रही है, इसके साइड में पर्वत है। तो ये जो आकृति होती है ना, इसे जॉर्ज बोलते हैं। ये घाटियों को काट कर बीच में से नदी निकलती है ना, इस प्रकार की आकृति को जॉर्ज बोला जाता है। ठीक है। भारत में नदियों को मुख्य प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। और अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजोन रिवर। जल विभाजक किसे कहते हैं? जैसे दो नदियां आपस में जा रही हैं तो बीच में किसी कठोर सतह द्वारा, किसी पर्वत द्वारा अगर उस नदी को दो धाराओं में बांटा जा चुका है या बांटा जा रहा है, तो जो बीच की सतह है जिसके द्वारा उसे बांटा गया है उसे जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अपवाह प्रतिरूप। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप यानी एक निश्चित आकृति का निर्माण करती हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, उस क्षेत्र की भूमि पर ढाल कैसी है, ढलान, उसकी जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, उसके अंदर के जो शैल है उनकी संरचना पर आधारित होती है। यानी कि जो ज़मीन है उस ज़मीन की ढाल कैसी है, उस ज़मीन की जलवायु कैसी है, अवस्था कैसी है, और उस ज़मीन के अंदर जो शैल है, उस भूमि के अंदर जो शैल है, उनकी संरचना कैसी है। यह चार भागों में बांटी गई है। पहली द्रमाकृतिक अपवाह, दूसरी जालीनुमा अपवाह, तीसरी आयताकार अपवाह और चौथी अरीय अपवाह। अब इनके बारे में जानेंगे। द्रमाकृतिक अपवाह क्या होता है? द्रमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूमि स्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। जैसे जिधर भूमि का ढलान होगा ना, उधर धाराएं बहेंगी, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? ध्रुमाकृतिक।
अब देखिए, इस ध्रुवाकृतिक अपवाह में जो सहायक नदियां हैं वो एक वृक्ष की शाखाओं की भांति दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। जो मुख्य नदी की सहायक नदियां होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देती है। जो ध्रुवाकृतिक है, इसमें जो सहायक नदियां हैं और जो आकृति बनती है ना, वो एक वृक्ष की शाखाओं की भांति एक वृक्ष की शाखा के समान दिखाई देती है। जब सहायक नदियां मुख्य नदी पर समकोण पर मिलती है, 90 डिग्री के कोण पर मिलती है, इस प्रकार तो जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। अब ये जालीनुमा प्रतिरूप है जब ये सहायक नदियां मुख्य नदी पर समकोण की भांति मिलती हैं, इस प्रकार तो जालीनुमा अपवाह का निर्माण होता है। अब जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं, जहाँ पर कठोर चट्टानें भी हैं और मुलायम चट्टानें भी हैं और एक दूसरे के समानांतर पाई जा रही हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संदित शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। जो आयताकार अपवाह है वह प्रबल संदित भूभाग पर, प्रबल संदित जहाँ पर कठोर चट्टानें अधिक पाई जाती हैं, ऐसे स्थानों पर आयताकार अपवाह विकसित होता है। अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न दशाओं में प्रभावित होती हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में पाया जाता है। देखिए, जो अरीय प्रतिरूप होता है ना, ये तब होता है जब एक ही स्थान पर धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जो एक ही स्थान से धाराएं, देखो यहाँ कई दिशाओं से निकल रही हैं, बीच में एक मध्य शिखर बना हुआ है, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है ना, वो अरीय अपवाह का उदाहरण होता है। अब हम एक नदी के उद्गम स्तर से लेकर उसकी पूरी जीव अवधि को जानेंगे कि उसके साथ क्या क्या होता है। हम नदी का स्रोत देखिए, यहाँ से एक नदी निकल रही है, ये नदी का ऊपरी भाग है। इसके बाद ये नदी आई ऐसे घूम घूम के, जो ये नदी घूम के ऐसे जाती है ना, इस आकृति को बोलते हैं सर्पनी, हिंदी में बोलते हैं इसे सर्पनी, ठीक है। और ये इसका ऊपरी भाग है नदी का। इसके बाद नदी का मध्य भाग आता है। ये देखिए, जो दूसरी नदी मिल रही है ना, इसमें आके यहाँ से ये है इसकी वितरिकाएँ, नदी की वितरिकाएँ, इनकी सहायिका, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं इन्हें। अब इसके बाद गोकुर झील क्या होती है, इन्हें चाप झील भी बोला जाता है। नदी के बहाव के साथ साथ कुछ, जैसे नदी यहाँ से ऐसे आ रही थी पहले, तो जो कुछ हिस्सा होता है ना, वो कट के अलग हो जाता है, इन्हें चाप झील या गोकुर झील के नाम से जाना जाता है। ये नदी के साथ साथ उनके बहाव के समय कुछ हिस्सा उनसे अलग हो जाता है, जैसे गोकुर झील या चाप झील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एंड में आता है डेल्टा। डेल्टा नदी का मुहाने पर बनता है। यहाँ पर बीच में जो कुछ कठोर भूमि होती है, इसके चारों ओर से जल प्रवाहित होने लग जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को कहते हैं अपन डेल्टा। जैसे सुंदरबन डेल्टा है, इस प्रकार। इसके बाद ये अपने मार्ग के भागों में तीव्र अपर्दन की क्रिया करती हैं। अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव। जो इनकी रास्ते होते हैं, ये उनमें से बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का कटाव करती हैं। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। जो बालू और सिल्ट होती है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ लाती हैं। और मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, बताया था ना मैंने, विसर्प है। विसर्प एवं गोकुर झील वो चाप झील थी। अब और तथा अपने साथ बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। निक्षेपण डिपोजिशन आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं, वो अधिकतर मौसमी होती हैं क्योंकि वहाँ पर जो नदियों में पानी आता है वो वर्षा के जल पर निर्भर रहता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। शुष्क यानी गर्मी के मौसम में भी जो बड़ी नदियाँ होती हैं, उनका जल बढ़कर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली यानी कम पानी वाली, और उनकी लंबाई भी कम होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है, जो केंद्रीय उच्च भूमि ऊपर आई थी, तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो नदियों को पहचान सकते हैं? पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियाँ नोट कर लेना, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी, ये दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं। जो प्रायद्वीपीय भाग की जो अधिकतर नदियाँ हैं, वो बंगाल की खाड़ी से निकलकर
और वो प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। पश्चिमी घाट से निकलती हैं प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम जानेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियों में आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे इस प्रकार ये एक नदी तंत्र बन रहा है। देखो, ये गंगा नदी जा रही है, इसकी ये यमुना नदी सहायक नदी है, और बेतवा नदी सहायक नदी है, चंबल नदी सहायक नदी है। अब चंबल नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी सहायक नदी है, घाघरा नदी, अब घाघरा नदी में शारदा नदी मिल रही है, यहाँ से कोसी नदी, फिर गंडक नदी। तो ये जो तंत्र बना ना पूरा, इस तंत्र को नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। किसी नदी तथा उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इस प्रकार के तंत्र को नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम मानचित्र की सहायता से नदियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से ये सिंधु नदी निकल रही है, 5 भागों में बंटकर पंजाब में प्रवेश कर रही है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। इन 5 भागों से मिलकर ये पंजाब में प्रवेश कर रही है, और पंजाब का नाम इन्हीं के आधार पर पड़ा है। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हिमालय का भाग है। ये क्या है? हिमालय, धनुषाकार आकृति में भारत में ये हिमालय है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसे हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं? गंगा नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियाँ जो इधर से निकल रही हैं ना, ये सभी नदियाँ हिमालय से निकल रही हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी ये इस प्रकार यहाँ से आ रही है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाकर इस जगह गिरती है। अब गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे देखो, ये यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। अब चंबल की भी कुछ सहायक हैं, जैसे गांधी सागर, प्रताप बांध, ये बांध वगैरह, यहाँ पर सांबर झील है। तो ये सब एक तंत्र बनता है, इसे नदी तंत्र कहते हैं। और गंगा नदी की ये सभी सहायक नदियाँ हैं। ये सहायक नदियों का मतलब होता है जो छोटी नदी जिनका जल एक बड़ी मुख्य नदी में जाकर मिलता है, और वो मुख्य नदी उस जल को ले जाकर समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं यहाँ पे। इसी प्रकार एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से इस प्रकार आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है अपनी। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जो कि सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। इसके बाद महानदी उड़ीसा में है, जो महानदी है ये रही, उड़ीसा में है। यहाँ पर ये चिल्का झील है, ये बंगाल की खाड़ी है। एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भारत को 2 भागों में बांटती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। इसके बाद 2 ऐसी नदियाँ, भारत की सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। भारत की सभी नदियाँ कैसे बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन 2 ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब वो 2 नदी कौन सी हैं? एक तो नर्मदा नदी और एक तापी नदी। ये जो 2 नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और इसके बाद पेनगंगा, गोदावरी नदी, इन सब की, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये कावेरी नदी है। इसके बाद वेमनाड और कोलेरू झील। तो ये कुछ नदियों के बारे में बताया गया था इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये पुलिकट झील है।